एक गांव में पारुल और रेखा नाम की दो बहनें रहा करती थीं। पारुल जहां बहुत ही सुंदर और बुद्धिमान थी, वहीं रेखा का रंग सांवला था। वो बेहद सीधी साधी थी। दोनों एक गरीब किसान की बेटियां थीं। उनकी माँ और पिता पारुल को सबसे अधिक प्रेम करते थे। एक दिन पारुल के पिता माधव खेत से थके हारे घर लौटे। सुमन, तुमको बताएं, हमारी बिटिया पारुल की सुंदरता के चर्चे तो दूर दूर तक के गांव में प्रसिद्ध होने लगे हैं। आज पता है, खेत में जमींदार आया रहा, बोला कि उसको हमारी बेटी पारुल बहुत पसंद है। अगर जमींदार को हमारी बेटी पारुल इतनी पसंद है तो उसे कहो कि वो अपने बेटे का विवाह हमारी बेटी पारुल से कर दे। माधव उदास हो गया। हमने भी जमींदार से यही कहा था, परंतु उसने कहा कि अगर मैं भी उसकी तरह धनवान होता तो वो पारुल को जरूर अपने हवेली की बहू बनाता। ये सुनकर सुमन उदास हो गई। तभी माधव हल्का मुस्कुराया। अरे उदास ना हो सुमन, मुझे विश्वास है कि हमारी पारुल एक न एक दिन हमारी गरीबी जरूर दूर कर देगी। वो सुंदर होने के साथ साथ बहुत बुद्धिमान भी है। सुमन के होठों पर मुस्कुराहट आ गई। उसी समय माधव की दूसरी बेटी रेखा पानी लेकर आई। पिताजी, आप खेत में काम करते करते थक गए होंगे, मैं आपके लिए शीतल जल लेकर आई हूँ। इसे पीकर आपकी थकान दूर हो जाएगी। माधव ने बुरा सा मुंह बनाया और अपनी बेटी रेखा को देखा। पानी पीने के बाद उसने रेखा से कहा, ओ बेटा जी, अरे तुम भी अपनी बहन पारुल से कुछ सीखो। एक पारुल है जिसकी बुद्धिमानी और सुंदरता के चर्चे हर गांव में प्रसिद्ध हैं, और एक तुम हो देवी जी, जो बिल्कुल उसके विपरीत हो, हमेशा चुप रहती हो, और तुम्हारी सुंदरता का तो क्या ही कहना, इतनी सुंदर भी नहीं हो। और तुम्हें भी रोज सच सवर कर रहना चाहिए और बुद्धिमानी के गुण पारुल से सीखने चाहिए। रेखा मुस्कुराने लगी। पिताजी, मनुष्य चाहे कुछ भी कर ले, लेकिन उसकी तकदीर में जो होता है वही उसे मिलता है। और फिर आपने तो सुना होगा, समय से पहले और तकदीर से अधिक कभी किसी को कुछ नहीं मिलता। ये सुनकर माधव चुप हो गया और वहां से चला गया। रेखा अपने कमरे में आ गई। तभी पारुल वहां पहुंची, जो अक्सर रेखा का मजाक उड़ाया करती थी। तुमसे कितनी बार कहा है कि तुम पिताजी की चापलूसी करके उनकी नजरों में अच्छी नहीं बन सकती। तुम्हें कोई प्रशंसा नहीं मिलने वाली। पारुल, तुम्हारी गलतफहमी है। मैं पिताजी का ख्याल चापलूसी की वजह से नहीं करती, बल्कि एक बेटी होने का फर्ज निभाती हूँ, भले ही वो मेरी प्रशंसा करें या ना करें। पारुल कुछ नहीं बोली और चुपचाप वहां से चली गई। अगले दिन पारुल की माँ सुमन ने उसे आवाज दी, पारुल, आज जंगल से जाकर फूल तोड़कर ले आना। कुछ देर बाद पारुल और रेखा जंगल में फूल तोड़ने के लिए चले गए। फूल तोड़ते हुए पारुल की नजर एक पेड़ के नीचे बैठे साधु महाराज पर पड़ी। वहाँ कुछ लोग थे जो साधु को अपना हाथ दिखा रहे थे। अरे रेखा, वो देख, साधु महाराज बैठे हैं। सुना है उन्हें हाथ की रेखाओं का बड़ा ज्ञान है। वो हाथ की रेखाओं को देखकर बता देते हैं कि किसके भाग्य में क्या लिखा है। कुछ ही देर में दोनों बहनें साधु के पास पहुंची। साधु ने पहले पारुल का हाथ देखा और मुस्कुराया। बेटी, तुम्हारे भाग्य की रेखाएं तो बड़ी अच्छी हैं, परंतु तुम्हारा घमंडी स्वभाव तुम्हारे अच्छे भाग्य की रेखा पर एक काली लकीर खींच रहा है। अगर तुम अपने स्वभाव में परिवर्तन कर लो तो तुम्हारा भाग्य और भी प्रबल हो सकता है। मैं सुंदर हूँ, बुद्धिमान हूँ, और सुंदर और बुद्धिमान होने पर मैं घमंड क्यों न करूँ? खैर छोड़िए, मुझे तो मेरा भाग्य पहले से ही पता है। आप जल्दी से रेखा की हाथ की रेखाएं देखिए और बताइए कि इसकी भाग्य रेखाएं क्या कहती हैं। लगता है बच्चा कि तुम्हें अपने भाग्य से ज्यादा अपने बहन के भाग्य के बारे में जानने की इच्छा थी, है ना? लाओ लाओ लाओ, हाथ दिखाओ। इतना कहकर साधु ने रेखा का हाथ देखा। कुछ देर बाद वो बोले, आह, अद्भुत अद्भुत अद्भुत, तुम्हारे हाथ की रेखाएं तो बहुत कुछ कह रही हैं बच्चा। तुम्हारा स्वभाव तुम्हें एक दिन बहुत ऊंचे मुकाम पर लाकर खड़ा कर देगा। रेखा ने अपना हाथ वापस खींच लिया। साधु महाराज, मैं केवल एक बात पर विश्वास करती हूँ। मेरी तकदीर में जो भी लिखा होगा वो मुझे मिलकर रहेगा, और फिर समय से पहले और तकदीर से ज्यादा कभी किसी को कुछ नहीं मिलता। शानदार, जबरदस्त, वाह 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 वाह, बहुत अच्छे, अद्भुत अद्भुत।
बेटा, तुम्हारे विचार तुम्हारे भाग्य की रेखाओं की तरह बहुत ही बलशाली हैं। वाह। ये सुनकर पारुल हंसने लगी। ये हमेशा गरीब ही रहेगी। साधु कुछ नहीं बोले। कुछ देर बाद दोनों बहनें अपने घर लौट आईं। रेखा अपने कमरे में चली गई, जबकि पारुल ने सारी घटना अपनी माँ और पिता को बताई। अरे बेटा, अगर तुम अपना हाथ साधु महाराज को ना भी दिखाती ना, तब भी हमें पता था कि तुम्हारा भाग्य बहुत ही ऊंचा होगा। अरे काहे कि तुम इस गांव की सबसे सुंदर और सबसे बुद्धिमान लड़की हो। अरे मेरी प्यारी बिटिया, आय हाय हाय हाय, किसी की नजर ना लग जाए। पारुल फिर घमंड से मुस्कुराई और वहाँ से चली गई। अगले दिन पारुल की माँ सुमन अपनी दोनों बेटियों को बोली, पारुल, रेखा, आज फिर जंगल से फूल ले आओ, आज पूजा है। कुछ देर बाद पारुल और रेखा जंगल की ओर चली गईं और फूल तोड़ने लगीं। तभी अचानक पारुल की नजर एक वृक्ष पर बैठे हुए एक विचित्र पक्षी पर पड़ी, जो दोनों बहनों को घूर रहा था। अरे रेखा, वो देख, वो पक्षी कितना विचित्र है। ऐसा पक्षी हमने कभी यहाँ नहीं देखा। हाँ, और ये तो हमें ऐसे देख रहा है जैसे हमें अच्छी तरह पहचानता हो। रेखा के इतना कहते ही वो पक्षी मनुष्य की आवाज में बोल उठा। मैं कोई साधारण पक्षी नहीं हूँ, मैं एक मायावी पक्षी हूँ। ये सुनकर दोनों बहनें चौंक गईं। अगर तुम दोनों मेरी एक पहेली का अपनी बुद्धिमानी से सही उत्तर दे दोगे, तो मैं तुम्हें एक ऐसी जादुई वस्तु दूंगा जिससे तुम्हारा भाग्य बदल जाएगा। पारुल तुरंत खुश हो गई। वहीं रेखा शांत मुस्कान के साथ बोली, मुझे तुम्हारी पहेली जानने में कोई दिलचस्पी नहीं। मेरा भाग्य इतना कमजोर नहीं कि एक पहेली से बदल जाए। जो मेरी तकदीर में लिखा है वही मिलेगा। पक्षी कुछ देर रेखा को देखता रहा, फिर पारुल की ओर मुड़ा। अच्छा, क्या तुम्हारे भी यही विचार है? मेरी बहन मूर्ख है। उसकी मूर्खता के चर्चे पूरे गांव में प्रसिद्ध हैं। वो मौके का फायदा उठाना नहीं जानती, पर मैं जानती हूँ। मैं अपने गांव की सबसे बुद्धिमान लड़की हूँ। तुम अपनी पहेली पूछो, मैं जरूर सही उत्तर दूंगी। तो सुनो, मैं बिना पंख के उड़ता हूँ, बिना पैर के चलता हूँ, बिना मुंह के बोलता हूँ, बिना शरीर के दुनिया हिला देता हूँ। बताओ मैं कौन हूँ? इस पहेली का उत्तर है हवा, क्योंकि हवा बिना पंख उड़ती है, बिना पैर चलती है, बिना मुंह के आवाज पैदा करती है और तूफान बनकर दुनिया हिला देती है। वाकई तुम तो बहुत बुद्धिमान हो। अगले ही पल रंग बिरंगी किरणों के साथ पारुल के सामने एक पत्थर प्रकट हुआ। ये लो, ये एक जादुई पत्थर है। याद रखना, इसका इस्तेमाल केवल एक बार कर सकती हो, सिर्फ एक बार। किसी भी वस्तु को सोने में बदल सकती हो, सिर्फ एक बार। उसके बाद ये पत्थर गायब हो जाएगा। इतना कहकर मायावी पक्षी गायब हो गया। पारुल खुश होकर पत्थर उठाकर रेखा के साथ घर लौटी और सारी घटना अपने माता पिता को बताई। अरे वाह 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 रे मेरी बेटी, अरे वाह वाह वाह, आय हाय हाय, मेरी बिटिया रानी नजर न लगे। देख रेखा, अगर तू भी पहेली सुलझाती तो तेरे पास भी पत्थर होता। अरे पगली, लेकिन तू है एक नंबर की मूर्ख। क्या कहूँ, अब मैं समझा समझा के थक गया। पिताजी, मुझे अपनी तकदीर पर पूरा भरोसा है। पिताजी रहने दीजिए, अगर इससे पहले पहेली पूछी जाती तो ये उत्तर ही नहीं दे पाती। बेटा पारुल, अब ये बताओ कि किस चीज को सोने का बनाया जाए ताकि हम बहुत अधिक धनवान बन जाएं? बताओ। पारुल गहरी सोच में डूब गई और बोली, पिताजी आप ऐसा कीजिए, घर की सारी कीमती वस्तुएं बेच दीजिए। उनसे जो सिक्के मिलेंगे उन्हें एक बड़े बक्से में भर दीजिए। मैं एक ही बार में उस बक्से और सारे सिक्कों को सोने में बदल दूंगी। वाह 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 वाह, आय हाय हाय, नजर ना लगे मेरी बुद्धिमान बेटी को। हाँ बेटा, मैं यही करूंगा। माधव ने तुरंत घर का सारा सामान बेच दिया, बहुत सारे सिक्के लेकर बक्से में भर दिए और पारुल को दे दिया और बोले, हाँ ये लो बेटा, ये बक्सा सिक्कों से भरा है, लो। पारुल पत्थर उठाकर उस बक्से को स्पर्श करते हुए बोली, मैं चाहती हूँ ये बक्सा और इसके अंदर की हर वस्तु सोने की बन जाए। अगले ही पल रंग बिरंगी किरणों के साथ बक्सा सोने का बन गया और पत्थर गायब हो गया। पारुल ने जैसे ही बक्सा खोला, अंदर के सारे सिक्के सोने के सिक्कों में बदल चुके थे।
अरे वाह 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 मेरी पुत्री, तेरी वजह से हम धनवान बन गए। आय हाय हाय हाय, नजर न लगे मेरी बिटिया रानी को। पिताजी, अब आपकी गरीबी के दिन दूर हो गए। माधव ने गुस्से से रेखा को देखा। हाँ, गरीबी तो दूर हो गई, लेकिन हाँ, तू इस बक्से से दूर ही रहना। ये बक्सा पारुल का है, इन सोने के सिक्कों पर उसी का अधिकार है, समझ लेना। अरे रे रे रे, बड़ी बुद्धिमान है मेरी बिटिया रानी, नजर न लगे इसको। रेखा चुप रही और वहां से चली गई। कुछ समय बाद माधव गांव का सबसे धनी व्यक्ति बन गया। उसका टूटा फूटा घर अब एक आलीशान हवेली बन गया और अब वो कई खेतों का मालिक भी हो गया। एक दिन माधव अपनी हवेली में बैठा हुआ था कि तभी वहां जमींदार अपने पुत्र प्रथम के साथ आ पहुंचा। माधव जमींदार को देखकर खुश हो गया। और माधव भाई, तुम्हें याद होगा कि मैंने तुमसे कहा था कि तुम्हारी पुत्री पारुल मुझे बहुत पसंद है, लेकिन उस समय तुम धनवान नहीं थे, इसलिए तब मैं उसे अपनी बहू नहीं बना पाया। लेकिन हाँ, अब परिस्थितियां बदल चुकी हैं। मैं अपने पुत्र प्रथम के लिए पारुल का हाथ मांगने आया हूँ। अरे, मुझे कब से आप ही का इंतजार था जमींदार जी। ये रिश्ता मुझे मंजूर है। मंजूर है। ठीक है, मैं अपनी पुत्री पारुल का विवाह धूमधाम से करूंगा। जमींदार और प्रथम खुश होकर वहां से चले गए। कुछ देर बाद रेखा आकर खड़ी हो गई। पिताजी, आपको पारुल का विवाह जमींदार के बेटे से नहीं करना चाहिए। जमींदार ने पारुल की सुंदरता देखकर नहीं, आपका धन देखकर ये रिश्ता किया है। अरे, जब तेरे अंदर दिमाग है नहीं तो चलाती काहे को है? नहीं तो कितनी बार कहा है कि इन सब मामलों में दखल मत दिया करो। फालतू की राय किसी ने नहीं पूछी तेरी, अपने काम से काम रख। इतने में पारुल वहां आ गई। ये क्यों नहीं कहती कि तू जल गई है? मेरा रिश्ता ऊंचे घराने में हो रहा है, इसलिए तुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। पारुल, तुम कैसी बातें कर रही हो? मैं तुम्हारी सगी बहन हूँ। तुम्हारी खुशी देखकर मैं खुश होती हूँ। मैं तुमसे क्यों जलूंगी? क्योंकि ना तुम मुझसे ज्यादा सुंदर हो, ना ज्यादा बुद्धिमान। और अब तुम सह नहीं पा रही कि जमींदार स्वयं रिश्ता लेकर आया है। गलतफहमी का कोई इलाज नहीं होता। अगर तुम ऐसा ही सोचती हो तो मैं क्या कर सकती हूँ? रेखा चुपचाप वहां से चली गई। कुछ समय बाद पारुल का विवाह प्रथम के साथ धूमधाम से संपन्न हुआ और वो जमींदार की हवेली में चली गई। समय बीतता गया। एक दिन सुमन ने माधव से कहा, अब रेखा का क्या करेंगे? वो भी जवान है, उसके लिए भी कोई अच्छा वर तलाशना होगा। अब जमींदार तो पारुल के लिए खुद ही चलकर आया था, पर रेखा के लिए तो अभी तक कोई रिश्ता आया ही नहीं। और आएगा भी कैसे? एक तो वो बहुत ही साधारण दिखती है, दूसरा बुद्धिमान भी नहीं है पारुल जैसी। क्या कहूँ इसको मैं? वो दोनों नहीं जानते थे कि रेखा उनकी हर बात सुन रही थी। उसका मन उदास हो गया। अगले दिन वो चुपचाप घर से निकलकर जंगल की ओर चली गई। रेखा एक वृक्ष के नीचे बैठकर रोने लगी। अगर मेरी तकदीर में अच्छा वर लिखा होगा तो वो मुझे जरूर मिलेगा। तभी उसकी नजर एक तालाब के किनारे पड़ी, जहां एक घायल युवक गिरा हुआ था और एक नकाबपोश तलवार से उस पर वार कर रहा था। हे भगवान, इसकी जान तो खतरे में है। वो पूरी शक्ति से दौड़ी और नकाबपोश को जोर से धक्का दे दिया। नकाबपोश तालाब में गिरा और चीखते हुए बोला, बचाओ, बचाओ मुझे तैरना नहीं आता। कुछ ही पल में उसकी आवाज शांत हो गई। रेखा तुरंत घायल युवक के पास पहुंची, जो खून से लथपथ पड़ा था। वो उसे सहारा देकर किसी तरह अपनी हवेली तक ले आई। है? ये कौन है रेखा? कहाँ से पकड़ लाई इसको? पिताजी, ये जंगल में घायल पड़ा था। एक नकाबपोश इसे मार रहा था। अगर मैं देर कर देती तो ये मर जाता। क्या पागल हो गई हो? तुमने उस नकाबपोश को धक्का दे दिया। न जाने वो कौन था और ये व्यक्ति कौन है। माँ, अच्छाई और बुराई पहचानने की समझ मुझ में है। वो नकाबपोश दुष्ट था। अगर मैं उसे ना रोकती तो वो इस युवक को भी मार देता, और शायद मुझे भी। माधव ने मुंह बनाया। अरे, मेरे पास और कोई काम धाम नहीं है क्या? है? मैं सड़क पर पड़े लोगों की सेवा करूंगा क्या? तुम लाई हो, किसी कमरे में लेटा दो और वैद्य जी को बुला लाओ। मुझसे कोई उम्मीद मत करो, अब वही उसके जख्मों को ठीक करेगा। पता नहीं कहां से ले आई इसको। रेखा चुपचाप युवक को उठाकर एक कक्ष में ले गई और एक वैद्य को तुरंत बुलवा लिया। बाप रे बाप, ये तो बहुत ही बुरी तरह से घायल है। देखो, मैं इसके घाव को ठीक करने के लिए तुम्हें कुछ जड़ी बूटियां दे रहा हूं, लेकिन ध्यान रखना, अगर तुमने जरा सी भी लापरवाही की तो इसकी जान जा सकती है। ये भी किसी का बेटा होगा, किसी का भाई होगा।
मैं इसे बचाने का पूरा प्रयास करूंगी। वैद्य के जाने के बाद रेखा दिन रात उसकी सेवा में जुट गई। कुछ दिनों बाद युवक होश में आ गया। तुम्हारा नाम क्या है? हाँ, मुझे याद आ गया। जब वो नकाबपोश मेरे ऊपर वार कर रहा था तब तुमने ही मुझे बचाया था। मेरा नाम रोहित है। मैं एक गरीब व्यक्ति हूँ। वो नकाबपोश एक डाकू था जो मेरा धन छीनने का प्रयास कर रहा था। देखो, मैं राज्य में मजदूरी करके अपने गांव जा रहा था कि तभी उस नकाबपोश ने मुझे घेर लिया, और उसके बाद की कहानी तो तुम जानती ही हो। हाँ, चलो अच्छा है कि तुम्हारी जान बच गई। कुछ दिन बाद रोहित पूरी तरह से स्वस्थ हो गया, लेकिन रेखा मन ही मन उससे प्रेम करने लगी थी। एक दिन माधव रोहित से बोला, हाँ भाई, मेरी पुत्री रेखा ने बताया कि तुम एक गरीब मजदूर हो और मजदूरी करके लौट रहे थे और डाकू तुम्हारा धन छीनना चाहता था। अब जब तुम ठीक हो गए हो तो अपने घर वापस कब जा रहे हो कि यहीं अब रहने का इरादा है? नहीं, मैं आज ही निकल जाऊंगा, माफ कीजिएगा। तभी अचानक प्रथम और पारुल हवेली में आ पहुंचे। पिताजी, मैं और मेरे पति कुछ दिनों के लिए यहाँ रहने आए हैं। हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा। आए हाय, नजर न लगे मेरी बिटिया रानी को। हाँ, मुझे पता लगा कि तुम एक सड़क पर पड़े हुए राहगीर को उठा लाई और दिन रात उसकी सेवा में जुटी हुई हो। अच्छा, तो मैं आपसे विदा लेना चाहता हूँ, लेकिन जाने से पहले आपसे एक बात करना चाहता हूँ। हाँ, बोलो, क्या बात है? देखिए, मुझे आपकी पुत्री रेखा से प्रेम हो गया है। मैं रेखा का हाथ आपसे मांगना चाहता हूँ। मैं उससे मन ही मन प्रेम करने लगा हूँ। ये सुनकर माधव चौंक गया। उसकी नजरें रेखा पर टिक गई। मैंने रोहित की लंबे समय तक सेवा की है। मैं भी रोहित से प्रेम करने लगी हूँ। मुझे रोहित से विवाह करने में कोई आपत्ति नहीं। अरे, तुझमें बुद्धि बिल्कुल नहीं है क्या? पागल हो गई है क्या? एक साधारण मजदूर है ये, अपना पेट नहीं पाल पाता। डाकू इसके पीछे पड़े हैं। सारा जीवन गरीबी में कटेगा। प्रेम हो गया है। मुझे अपनी तकदीर पर पूरा भरोसा है। पिताजी, कर दीजिए विवाह। वैसे भी इसके लिए अच्छे रिश्ते आ नहीं रहे। जीवन भर कुंवारी बैठने से बेहतर है कि ये किसी मजदूर के ही पल्ले बन जाए। रेखा का विवाह मंदिर में साधारण तरीके से कर दिया गया। पारुल विवाह के वक्त भी रेखा का मजाक उड़ाती रही। रेखा चुप रही, आंसू संभालती हुई रोहित के साथ निकल पड़ी। क्यों रेखा, कहीं तुम्हें अपने फैसले पर पछतावा तो नहीं हो रहा? नहीं, बिल्कुल नहीं। कुछ देर बाद रोहित उसे गहरे जंगल से होते हुए एक राज्य की ओर ले गया। ये तो महल है। तभी एक सैनिक भागता हुआ आ पहुंचा। हैं, राजकुमार, राजकुमार, राजकुमार! हमने आपको कहां नहीं ढूंढा। आप नहीं जानते हमें कितनी खुशी हो रही है आपको जीवित देखकर। आइए, 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 आइए। रेखा स्तब्ध रह गई, उसकी सांसें थम गई। हाँ, मैं राजकुमार हूँ, राजकुमार रोहित। और जो नकाबपोश मुझे मार रहा था वो मेरा मंत्री था। उसने छल से मेरे पिता की हत्या कर दी और मुझे भी मारने आया था। रेखा, अगर तुम ना होती ना तो वो अपने मकसद में सफल हो जाता। तुमने मेरी जान बचाई। ये सुनकर रेखा चौंक गई और राजकुमार रोहित से बोली, तो आपने ये मुझे पहले क्यों नहीं बताया? राजकुमार रोहित मुस्कुराते हुए बोला, मैं देखना चाहता था कि तुम्हारे मन में मेरे प्रति सच्चा प्रेम है या फिर नहीं। लेकिन तुम्हारे मन में मेरे प्रति सच्चा प्रेम था, क्योंकि तुमने बगैर ये जाने कि मैं राजकुमार हूँ मुझसे विवाह करने के लिए हामी भर दी। जबकि मैंने तुम्हें बताया था कि मैं एक गरीब व्यक्ति हूँ, मजदूर हूँ। डाकू मेरे पीछे पड़े। मुझे एक ऐसी ही लड़की की तलाश थी जो मुझसे प्रेम करे, न कि राजकुमार से, जिसके पास राजपाट धन दौलत है। जो मेरे दिल से प्रेम करे वो मुझे चाहिए थी, और वो तुम हो रेखा। रेखा की आंखों में आंसू आ गए। कुछ समय बाद राजकुमार रोहित रेखा को उसके घर लेकर आया। सैनिकों को देखकर माधव और सुमन दंग रह गए। इत्तेफाक से वहां पर रेखा की बहन पारुल भी थी। अपने पति के साथ कुछ दिन अपने घर पर रहने के लिए आई थी। रेखा अपने परिवार वालों को सारी घटना बताते हुए बोली, पिताजी, मैं कहती थी ना, अगर मेरी तकदीर में अच्छा लिखा होगा तो वो मुझे मिलकर रहेगा।
पारुल को अपने किए पर शर्म आने लगी। दूसरी ओर माधव को अपनी गलती का एहसास होने लगा। कुछ दिनों बाद रेखा अपने पति राजकुमार रोहित के साथ अपने महल लौट गई और रेखा की तकदीर ने सच साबित कर दिया कि समय से पहले और तकदीर से ज्यादा किसी को कभी कुछ नहीं मिलता। Please like and subscribe my channel.